केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं और कल इवनिंग का तो तक का जो फिगर था उसमें 15,000 का आंकड़ा जो है अब हम स्पर्श कर रहे हैं। संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन इसमें इसका एक पक्ष ये भी है कि संक्रमित लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में ज़्यादा हैं और अस्पताल में उनको भर्ती करने की जो ज़रूरत है वो बहुत कम पड़ रही है। मेरे ख्याल में 1.67% ये परसेंटेज है जो जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जिनको आवश्यकता पड़ रही है। और इस दृष्टि से हमने शुरू से ही ये फैसला किया था, क्योंकि ऐसा अपेक्षित था कि संक्रमण तो होगा लेकिन शायद हॉस्पिटल में जो है वो केसेस जो हैं वो कम आएंगे, क्योंकि लक्षणों की तीव्रता जो है वो बहुत कम है इस संक्रमण में। ये जो तीसरी वेव में ऐसा ट्रेंड जो है पूरे देश भर में जो है ये देखा जा रहा है। और हमने ये फैसला किया था कि जो हमारा होम आइसोलेशन मैकेनिज़्म है इसको हम सुदृढ़ करेंगे और इसको सुदृढ़ किया भी है। सावधानियाँ जो हैं मुझे लगता है उसी के ऊपर सारा जो है हमारा बल होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि सावधानियाँ जो हैं वो लोग अपनाएं। पाबंदियाँ जो हैं वो समाधान नहीं है, लेकिन सावधानियाँ जो है वो समाधान। सर, मामले बढ़ने की संभावना पहले से जताई जा रही थी। एक सर्वे भी इसको लेके आया था, लेकिन जिस तरह से मौतें तेजी से हो रही है, 3 दिन में लगभग 20 लोगों ने जान गंवाई है, ये कितना कंसर्न है और उसको लेके अब डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी रहने वाली है कि इसको कैसे रोका जाए? मैं ये समझता हूँ, देखिए संक्रमण को रोकना होगा कि कोई इन्फेक्ट ही ना हो। और ये भी एक तथ्य है कि कोई अगर डेथ होती है इसमें तो मृत्यु होने की संभावना उन मामलों में ज़्यादा है जिसमें कोई साथ में और अन्य कोई गंभीर रोग किसी व्यक्ति को है। वो हाइपरटेंशन का शिकार है, उसको कोई गंभीर कोई किडनी से संबंधित कोई रोग उसको है, कोई हार्ट डिजीज़ से संबंधित कोई कष्ट जो है उस व्यक्ति को है। तो ये सारी जो है ये संभावनाएं जो हैं, या फिर वो सीवियरली डायबिटिक है अगर पेशेंट, तो फिर इसमें मृत्यु होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में सावधानियों के द्वारा संक्रमण को रोकना जो है ये एक उपाय है सार्वजनिक स्थानों के ऊपर। और सार्वजनिक स्थानों पर क्या, मैं तो ये कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति सुबह सबसे पहले अगर कोई उसको विचार करना है तो यही करना है कि आज मैं सावधानियों का पालन करूँगा। और सावधानियाँ बड़ी सिंपल हैं। जब से कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ है तब से लेकर के आज तक बराबर विभाग की ओर से भी सरकार की ओर से भी ये आग्रह होता रहा है कि सावधानियों का निरंतर हम पालन करें। मास्क का प्रयोग और मास्क का ठीक से प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये 3 बड़ी बेसिक जैसी जो है वो सावधानियां हैं जिनका पालन हमको करना चाहिए। वैक्सीनेशन का भी जो है वो परिणाम वो भी देखने में आया है कि अगर लक्षणों में तीव्रता कम है तो कारण ये है कि वैक्सीनेशन अधिक 100% हमारे जो यहाँ पर अगर हम 18 से ऊपर के आयु वर्ग की हम बात करें तो उस आयु वर्ग में जो है वो 100% वैक्सीनेशन जो है वो हुआ है। साथ ही 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन जो है चला हुआ है और 3,82,000 कल का ये आंकड़ा है। 4.5 लाख का फिगर हमको जो है वो अचीव करना है। तो वैक्सीनेशन का भी अपना एक रोल है, उसका भी महत्व है। लेकिन सोशल वैक्सीन जिसको नाम दिया गया है, तो सोशल वैक्सीन जो है वो ये सावधानियों को जो है वो सोशल वैक्सीन कहा गया है। तो ये सावधानियां भी कम कारगर नहीं हैं संक्रमण को रोकने में। की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये हमारा जो है, क्योंकि सारे सैंपल्स हमारे दिल्ली जाते हैं और ऐसे जो है ये पूरे देश भर में 10 या 12 केंद्र हैं और नज़दीक वर्ती राज्यों को जहाँ जहाँ ये केंद्र स्थापित हैं वहाँ के लिए वो राज्य जो है असाइन किए गए हैं और सैंपल्स वहाँ भेजे जाते हैं। हमारे जो है नेशनल सेंटर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली, सारे सैंपल्स हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वहाँ जाते हैं। तो अभी तो कोई ऐसी प्रपोज़ल नहीं है कि प्रदेश में ही ऐसा कोई केंद्र जो है वो स्थापित किया जाए, ये फैसिलिटी हमारे प्रदेश में ही हो, ऐसा कोई प्रपोज़ल जो है वो नहीं है। लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से मैं इनकार भी नहीं करता। 25 के सैंपल जो है एमसीडीसी को ऑलरेडी उस रफ्तार को देखते
आते हुए मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा था कि विल गो फॉर द फर्दर रिस्ट्रिक्शन की तरफ भी सोच सकते हैं। वो बातें अपनी तरफ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग क्या सोचता है, स्वास्थ्य विभाग की क्या अब स्ट्रेटेजी रहेगी कि नेक्स्ट फेज क्या रहेगा, कैसे इसको आप देख रहे हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए या कुछ गाइडलाइन में कुछ चेंज होनी चाहिए, या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए, अपनी तरफ से क्या फीडबैक? इसके ऐड करना चाहूँगा, छोटा सा सवाल है, ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है और इसका कितना थ्रेट है, अभी क्या संभावना है? इसमें जैसे आपने 2 प्रश्न आए हैं, एक तो पाबंदियां और भविष्य में क्या कदम सरकार उठाने जा रही है इसको लेकर के है, दूसरा आपने ओमिक्रॉन को लेकर के पूछा है। तो पहला जो आपका सवाल है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले जो बयान आया है वो लेकिन कल ही उनका एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि पाबंदियां जो हैं वो समाधान नहीं है, लेकिन सावधानी जो है वो समाधान है। और पाबंदियां भी कब तक लगाएंगे, और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान स्थिति के 2 पक्ष हैं, एक सामाजिक पक्ष है और दूसरा जो है वो चिकित्सा पक्ष है। कोई संक्रमित हो गया है तो फिर उसकी चिंता करना ये स्वास्थ्य विभाग का काम है, लेकिन इसका जो सामाजिक पक्ष है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम सब जानते हैं कि लंबे दौर से हम जो है गुजर चुके हैं, और पाबंदियों के कारण से जो सामाजिक एक इसका पक्ष है, जिसमें जो आर्थिक पक्ष है, लोगों की रोजी रोटी है, और कई लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन कमाते हैं, फिर शाम का जो है फिर पूरा परिवार का जो है गुजारा जो है उस उनके दैनिक जो उनका परिश्रम होता है उसके कारण से होता है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। और हम सब ये जानते हैं कि हिमाचल जो है एक टूरिज्म स्टेट है, और काफ़ी हद तक बहुत से लोग जो है वो टूरिज्म के ऊपर ही अपने जीवन यापन के लिए निर्भर होते हैं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हार्श किसी पाबंदी की तरफ, सख्त पाबंदियों की तरफ जो है हिमाचल जा रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता है और स्थिति खराब होती है तो फिर और कुछ पाबंदियों के बारे में विचार जो है वो हो सकता है। और इसमें निर्णय जो है वो, क्योंकि किसी भी कैबिनेट कोई भी कैबिनेट जब हिमाचल प्रदेश की होती है, उस कैबिनेट का आवश्यक हिस्सा कोविड की प्रेजेंटेशन और फिर हालात क्या हैं और फिर हमको कदम क्या उठाने हैं, उसके ऊपर निर्णय भी जो है वो लिए जाते हैं। तो बराबर जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी बार बार तकरीबन मैं तो ये कहूँगा रोजाना प्रदेश की कोविड की चिंता की जो स्थिति की समीक्षा जो है वो करते हैं, और जो भी कदम उठाना है उसको लेकर के विचार भी जो है वो होता है। तो जैसी भी स्थिति होगी उसके ऊपर, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य जो है वो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और साथ ही साथ उनका जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जीवन यापन बाधित ना हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, उसमें कोई अड़चन ना आए, तो वो भी देखना जो है वो सरकार का फर्ज है। सर, 2 कर्मचारियों से जुड़े मसले हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी वो पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ 108 और 102 कर्मचारी जो अभी उनकी छंटनी हुई है, जो प्राइवेट कंपनी की काम आगे दूसरी कंपनी को मिला है, क्या उसको लेकर कुछ विचार कर रहे हैं? उसमें कोई कर्मचारियों की छटनी नहीं हुई है। मेरा अभी जो नए जो वेंडर आए हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि पुराने जो कर्मचारी जिनको रखा गया था तो उनको निकाला नहीं जाएगा। हाँ, कोई एडिशनल अगर भर्ती होनी है उसके बारे में विचार जो है वो हो सकता है, लेकिन पुराने कर्मचारियों को निकालने के बारे में कोई किसी प्रकार का जो है वो अभी विचार जो है वो नहीं है। दूसरा, एनएचएम में जो लगे हुए जो कर्मचारीगण हैं उनके बारे में, पॉलिसी के बारे में जो आपने कहा, काफ़ी उनके प्रतिनिधिमंडल मुझसे भी मिले हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, और जो भी ये कर्मचारी एनएचएम के तहत लगे हैं तो जो गाइडलाइंस हैं वो केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो लगे हैं। तो किस प्रकार से हम उनको राहत दे सकते हैं इसके बारे में विचार चला भी हुआ है, और मैं ये आपके माध्यम से उनको आश्वस्त कर सकता हूँ कि निश्चित तौर पर उनके हितों को हम देखने का प्रयास करेंगे। मात्र अभी तो 7 केसेस हैं ओमिक्रॉन जो पॉजिटिव हैं। कुछ केसेस जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली गए हैं, अभी उनके परिणाम आने के बाद हम कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो कि ओमिक्रॉन हम कह सकते हैं उससे इन्फेक्टेड जो लोग हैं, अभी केसेस हमारे प्रदेश में कम है, लेकिन हमारे जो साथ के जो राज्य हैं
वहाँ पर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है और फैल भी रहा है। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है हमारे लिए थोड़ा सा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कितने ही वेरिएंट्स जो हैं इस वायरस के, जब से ये वायरस आया है अनेकों इसके वेरिएंट्स जो हैं वो आए हैं, उन्होंने लोगों को संक्रमित किया है। वेरिएंट कोई भी हो सकता है ओमिक्रॉन के बाद कोई फिर और नया वेरिएंट भी इसका जो है आ सकता है। वेरिएंट कोई भी हो, अगर सावधानियों का पालन होगा, किसी भी वेरिएंट को रोकने की क्षमता जो है वो सावधानियों में है। इसलिए मैं बार बार ये आग्रह आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा, छोटी छोटी सावधानियां हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई साधन नहीं लगता है, हर व्यक्ति इसका पालन कर सकता है और इसका पालन करके सुरक्षित रह सकता है। हम मास्क का प्रयोग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, हाथों को धोए बिना, साबुन और सैनिटाइजर से उसको साफ किए बिना हम अपने हाथों को मुंह से ना लगाएं और कुछ खाएं पिए ना जब तक हम हाथों को धोना लें। ये बहुत सामान्य सी लगने वाली सावधानियां हैं, उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। तो जो इसका पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति संक्रमित होता है तो इन 3 सावधानियों का कहीं ना कहीं उसने जो है उसका उल्लंघन उसने किया हुआ होता है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। इसलिए सावधानियों का पालन आवश्यक है। आईसीएमआर की कुछ गाइडलाइन या डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन या भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक क्या हिमाचल प्रदेश में कब तक पीक आएगा? और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों ने इसको देखते हुए कुछ सैम्पलिंग भी बंद कर दी थी कि आईसीएम की गाइडलाइन कुछ और थी आईसीएमआर की। अब हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है? हिमाचल प्रदेश में कब तक पीक संभावित है? और क्या हमारी जो सैम्पलिंग थी क्या सिर्फ सिम्टोमेटिक केसेस में ही, या जिनको सिम्टम इनको ही किया जा रहा था, कि ओवरऑल सैम्पलिंग बढ़ा दी गई? 15 से 16 हज़ार के करीब जो है वो सैम्पलिंग जो है टेस्ट जो है वो हो रहे हैं और इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप है उन्हीं को जो है वो टेस्ट किया जाता है। सिम्टोमेटिक लोगों को तो किया ही जाता है, लेकिन इसमें ये दूसरी कैटेगरी भी जो है वो शामिल है और 15 से 16 हज़ार टेस्ट जो है वो प्रतिदिन जो है वो हो रहे हैं। और केंद्र ने भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके आगाह किया था प्रत्येक राज्य को कि विशेष सावधानियां जो हैं वो लेने की आवश्यकता है। तो ऐसी जो है वो थी, लेकिन कोई विशेष और गाइडलाइंस का जो है अभी कोई उसका मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी कोई नई गाइडलाइन जो है वो आई हैं डब्ल्यूएचओ की ओर से। लेकिन सामान्य सी गाइडलाइन जो हैं वो वही होती हैं जो जब से फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और ये थर्ड वेव जब आई है तो तकरीबन एक जैसा जो है वो गाइडलाइंस जो हैं वो तीनों वेव्स के दौरान जो रही हैं। लेकिन इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके जरूर जो है वो कहा गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। जो आपने कहा है कि हिमाचल में पीक कब आएगा, तो एक अनुमान के मुताबिक मिड फरवरी में जो है हिमाचल प्रदेश में इसका पीक जो है वो रहना है। जब मैं 2.5 घंटे के बाद आई तो बंदा फिर कमेटी वाले पर हमको मेरे परेशान जूते करते हैं ना। ऐसे उखाड़ के उसके पीछे फेंक दिए थे। कमेटी वाले परेशान जब मैं वापस आई तो ये दूसरे बंदे ने बोला जो आपने पैसे दिए थे वो ड्रिंक करके जो है बंदा ड्रिंक उस बंदे ने भी की थी। इंदिरा मार्केट की छत पर बिना अनुमति से अपना कारोबार चमकाने वाले प्रवासी लोगों की एक बार फिर से दादागिरी सामने आई है। मामले में बरमाना से मंडी आई एक महिला ने जब इंदिरा मार्केट की छत पर बैठे एक प्रवासी व्यक्ति के पास जूतों को सिलाई करने के लिए छोड़ा तो सबसे पहले तो प्रवासी व्यक्ति ने महिला से 100 रुपए एडवांस ले लिए और 2 घंटों के बाद जूते ले जाने को कहा। जब महिला 2 घंटे बाद फिर से उसी स्थान पर पहुंची तो वह भी हैरान रह गई। महिला ने बताया कि उसके जूतों को सिलाई किए बिना फेंक दिया गया था और खुद प्रवासी शराब के नशे पर टल्ली था, जिसको लेकर महिला ने प्रवासी की जमकर धुनाई भी कर डाली। यह देखकर इंदिरा मार्केट में लोगों का जमघट लग गया। बरमाना से आई हूँ, मैंने थोड़ा काम करना था, मैंने इसको जूते दिए बनाने को। इसने बोला 150 रुपये लगेगा। मैंने बोला ठीक है मैं दे दूंगी। तो इसने बोला मेरे को पहले 50 दे दो। मैंने बोला 50 तो है नहीं, दूसरा को ले ले भाई। जब मैं 2.5 घंटे के बाद आई तो बंदा फिर कमेटी वाले पर हमको मेरे परेशान जूते करते हैं ना। ऐसे उखाड़ के उसके पीछे फेंक दिए थे। कमेटी वाले परेशान जब मैं वापस आई तो ये दूसरे बंदे ने बोला जो आपने पैसे दिए थे वो ड्रिंक करके जो है बंदा ड्रिंक उस बंदे ने भी की थी। ये नहीं इसी ने दूसरे ने भी की थी। खाना खा गया सर मैं। और जब मैं इसको गई सर मैंने उसको थप्पड़ लगाए क्योंकि इसने मेरा काम नहीं किया। मैं तो लेट हो रही हूँ, मैंने तो लगाने थे थप्पड़। बस 2 मिनट हाँ, लगा अब मैं इसको बोल रही हूँ काम करने के लिए, अब कर नहीं रहा है।
इंदिरा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान अशोक शर्मा सहित स्थानीय दुकानदार नरपत सिंह ने बताया कि कई बार नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस से शिकायत कर इन प्रवासियों को यहां से उठाया गया है, परंतु यह हर दूसरे तीसरे दिन यहीं पर डेरा लगाकर लोगों को परेशान करते रहते हैं। साथ ही इंदिरा मार्केट की दीवारों को भी इन्होंने गंदा किया है, जिससे इंदिरा मार्केट की छत पर अब लोग आने से भी कतराते हैं। मैंने इन प्रवासियों के बारे में ना बहुत बार शिकायत कर चुका, निगम से, पुलिस से, सभी से शिकायत करी। और ये खासकर ये जो आदमी पीछे है खड़ा हुआ, इसकी तो रोज की शिकायत है। झगड़ा करना, सबसे फालतू के पैसे लेने, सबसे फालतू पैसा लेना, और सब कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पा रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि निगम और पुलिस और प्रशासन क्यों इसके आगे बेबस नजर आता है। हम बार बार गुजारिश कर चुके, इतनी बार गुजारिश कर चुके हैं प्रशासन से, निगम से, कि इन प्रवासियों ने पूरे इंदिरा मार्केट की छत को सारा को गंदगी डाल रखी है और आने जाने वालों के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, लेकिन इन पे कोई एक्शन हो ही नहीं पा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा आप सबके माध्यम से आज दोबारा से इनसे, प्रशासन से, निगम से और पुलिस से, कि प्लीज़ इस पे कुछ करिए, नहीं तो आने वाले टाइम में लोग यहाँ पे बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। इन्होंने क्या किया, आज एक जूते ठीक कराने एक महिला आई थी, उसके साथ बदतमीजी करी। सारा दिन नशे में रहते हैं, सारा दिन थूकते रहते हैं यहाँ पे। उस महिला से बदतमीजी करी और उस महिला की बदतमीजी करने के बावजूद आज यहाँ पे देखिए इतना हुजूम कटा हुआ पड़ा हुआ है। बार बार जिला प्रशासन और नगर निगम के नॉलेज में लाया है कि जो इंदिरा मार्केट है इसकी एक सुंदरता को बनाए रखें। इनके ऊपर जो बाहर के जूतों वाले हैं या कोई इनके और हैं बच्चे, प्रवासी मजदूर हैं, बार बार आकर के इतना गंद डालते हैं। उल्टी भी यहीं, टट्टी भी यहीं, पेशाब भी यहीं, और जो भी यार लोगों को लूटना। 2 रुपये का काम है, 20 और 50 रुपये मांग लेने, उसके पश्चात झगड़ा करना, मजमा लगे रहना, यही एक बाहर जाता है मैसेज। तो हम तो बार बार कहते हैं कि इनको यहाँ से बिल्कुल परमानेंट ही बैठना ना दिया जाए, ताकि यहाँ की सुंदरता को ठीक रहे। इंदिरा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान अशोक शर्मा ने सिटी पुलिस चौकी में मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रवासी व्यक्ति को इंदिरा मार्केट की छत से उठाया और सिटी पुलिस चौकी ले गई है।